दोस्तों स्वागत है हमारी आज की कहानी में। दोस्तों बिल्ली, जहां आधुनिकता और इतिहास दोनों साथ चलते हैं। कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, ये सब दुनिया जानती है, लेकिन पुरानी दिल्ली की कुछ गलियों में ऐसी कहानियां दबकर बैठी हैं जिन्हें कोई जुबान पर नहीं लाता। चांदनी चौक से थोड़ी दूर तंग गलियों के बीच एक टूटा फूटा किला है। लोग उसे काला किला कहते हैं। वहां दिन में भी धूप नहीं पहुंचती, दीवारों पर काई और अजीब सी नमी रहती है। लोग कहते हैं कि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। यही किला एक युवा पत्रकार आदित्य की जिंदगी बदलने वाला था। आदित्य दिल्ली के एक न्यूज चैनल में काम करता था। वो हमेशा ऐसी कहानियां ढूंढता जो सनसनीखेज हों। एक दिन एक चाय वाले से उसने सुना कि काला किला श्रापित है। चाय वाला बोला, बाबूजी, वहां जाने का मतलब है मौत को बुलाना। रात को औरतों की चीखें आती हैं, आदमी की हंसी सुनाई देती है। कई लड़के शर्त लगाकर गए, अब तक नहीं लौटे। आदित्य को कहानी मिल गई। उसने सोचा, अगर मैं वहां जाकर सच लेकर आऊं तो मेरी रिपोर्ट सब जगह छाप जाएगी। उसने अपने दो दोस्तों रिया और कबीर को साथ चलने को कहा। रिया ने मना किया, आदि पागल हो गए हो, दिल्ली में बहुत सी जगहें हैं, वहीं रिपोर्ट बना लो। लेकिन कबीर ने हंसते हुए कहा, चलो एक बार देख ही आते हैं, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। आखिरकार तीनों ने तय किया कि वे रात को काले किले में जाएंगे। जाने से पहले आदित्य ने पुराने दस्तावेज खंगाले। उसे पता चला कि यह किला 1600 के आसपास नवाब सलीम खान ने बनवाया था। कहा जाता है कि सलीम खान को अपनी ही पत्नी जोहरा बेगम पर शक था। गुस्से में उसने उसे किले की दीवारों में जिंदा चुनवा दिया। उस रात से किला श्रापित हो गया। कुछ अंग्रेज अफसर भी इस किले में बसे, लेकिन अजीब हादसों के बाद सब भाग गए। आज यह खंडहर बन चुका था। आदित्य और उसके दोस्तों ने तय कर लिया, आज रात सच सामने आएगा। रात के 12 बजे वे काले किले पहुंचे। सामने टूटा हुआ फाटक था जिस पर चमगादड़ बैठे थे। हवा में सीलन और गंध थी। कबीर ने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके हंसकर बोला, लो देख लो भूत, कुछ नहीं है यहां। लेकिन रिया कांप रही थी। आदि, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यह जगह बहुत अजीब है। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब निशान बने हैं, जैसे किसी ने खून से लिखा हो, मुझे न्याय दो, मेरा खून अधूरा है। अचानक एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जैसे ही वे किले के बीचों बीच पहुंचे, उन्हें पायल की आवाज सुनाई दी, छन छन छन। रिया ने डरकर आदित्य का हाथ पकड़ लिया। अंधेरे में एक औरत की परछाई नजर आई, सफेद कपड़ों में, लंबे खुले बाल और चेहरा ढका हुआ। कबीर ने हिम्मत दिखाने के लिए आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन परछाई बिना जवाब दिए गायब हो गई। अगले ही पल कबीर की पीठ पर 3 गहरे नाखूनों के निशान उभर आए। वो चीख उठा, आदि, ये क्या हो रहा है? आदित्य को याद आया कि दस्तावेजों में किले के तहखाने का जिक्र था। उन्होंने दरवाजा खोजा और नीचे उतर गए। तहखाना अंधेरा और गीला था। वहां लोहे की जंजीरें, जंग लगे हथियार और पुराने बर्तन पड़े थे। दीवार पर एक जगह गड्ढा दिखाई दिया जिस पर ताजा खून के धब्बे थे। रिया कांपते हुए बोली, शायद यही जगह है जहां जोहरा बेगम को जिंदा चुनवाया गया था। तभी दीवार से एक भयानक करहा की आवाज आई, मुझे छोड़ दो, मुझे न्याय दो। अचानक दीवार से खून टपकने लगा और उसमें से आधा जला हुआ चेहरा बाहर निकला। जोहरा बेगम की आत्मा। जोहरा की आत्मा ने लाल आंखों से तीनों को घूरा। कौन मेरी नींद में खलल डाल रहा है? रिया रोने लगी, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम सिर्फ सच जानना चाहते थे। लेकिन आत्मा चीखी, झूठ, सबने यही कहा, लेकिन मेरे खून का बदला अधूरा है। जब तक सलीम खान का वंश खत्म नहीं होगा, मैं चैन से नहीं रहूंगी। कबीर घुटनों पर गिर पड़ा, आदि, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक कबीर हवा में उठ गया, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। उसकी आंखें बाहर निकल आई और वो तड़पने लगा। आदित्य और रिया चिल्लाए, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। लेकिन आत्मा हंसी, एक बलि तो देनी ही पड़ेगी।
कबीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें थम गई। रिया चीखती रही और आदित्य ने कांपते हुए कहा, ज़ोहरा बेगम, हमें बताओ हम क्या करें ताकि तुम्हें शांति मिले। आत्मा की आवाज गूंजी, सलीम खान का पोता आज भी दिल्ली में जिंदा है। उसका खून बहाओ, तभी मैं मुक्त होंगी। किसी तरह आदित्य और रिया तहखाने से निकल भागे। वे तुरंत पुराने कागजों और रजिस्ट्रियों की खोज में लग गए। पता चला कि सलीम खान का वंश आज भी दिल्ली में है। उसका पोता राशिद खान दक्षिण दिल्ली में रहता है, एक मशहूर व्यापारी। रिया ने कांपते हुए कहा, तो अब हमें क्या करना होगा? हत्या? आदित्य दुविधा में पड़ गया। पत्रकार होते हुए वो हत्या का समर्थन नहीं कर सकता था, लेकिन अगर श्राप न टूटा तो उनकी मौत तय थी। उस रात आदित्य को अपने कमरे में वही खून की गंध महसूस हुई। आईने में ज़ोहरा का चेहरा उभरा। याद रखो, अगर मेरा बदला पूरा ना हुआ तो तुम्हारी आत्माएं भी यहीं कैद हो जाएंगी। अचानक रिया की चीख सुनाई दी। वो कमरे में जमीन पर तड़प रही थी। उसके चारों ओर लाल निशान बन रहे थे। आदित्य समझ गया, समय निकल रहा है। अगली रात आदित्य और रिया सीधे राशिद खान के बंगले पहुंचे। राशिद ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं उसी नवाब का वंशज हूं, लेकिन मेरे लिए यह गर्व की बात है। जो औरतें अपने पतियों को धोखा देती हैं, उनका यही हश्र होना चाहिए। तभी हवा का झोंका आया और कमरा अंधेरे से भर गया। ज़ोहरा बेगम की आत्मा प्रकट हुई। वो चीखी, राशिद, तेरे खून से ही मेरा शाप पूरा होगा। आदित्य और रिया ने देखा कि राशिद जमीन पर घसीटा जा रहा था। उसके गले से खून बहने लगा और उसकी आखिरी चीख हवेली की दीवारों में गूंजकर थम गई। उस रात के बाद काले किले से कोई आवाज नहीं आई। गांव वाले कहते हैं श्राप खत्म हो गया, लेकिन आदित्य और रिया जानते थे कि सच कुछ और है, क्योंकि दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर जब भी वे आईने में देखते तो ज़ोहरा की मुस्कुराती हुई परछाई उनके पीछे खड़ी होती और उसकी धीमी फुसफुसाहट